यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी ने हाल ही में एक ऐतिहासिक और काफ़ी इम्पैक्टफुल पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है। अगर आप कोई स्टूडेंट हैं जो 4 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट कर रहे हैं और उसमें मिनिमम 75% मार्क्स हासिल करे हैं, तो आप सीधे नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी NET दे सकते हैं और बिना मास्टर डिग्री के PhD परस्यू कर सकते हैं। ये चेंज काफ़ी बड़ा है क्योंकि पहले रूल ये था कि PhD करने के लिए मास्टर डिग्री में कम से कम 55% मार्क्स ज़रूरी होते थे। इस न्यू पॉलिसी में एक इम्पॉर्टेंट इंक्लूजन ये है कि SC, ST और OBC जिसे नॉन क्रीमी लेयर कहा जाता है, EWS एंड डिफरेंशियली एबल्ड कैंडिडेट के लिए 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन भी दी गई है, जिससे इंक्लूसिविटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी को प्रमोट किया जा सके। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि कैंडिडेट चाहे तो अपने UG सब्जेक्ट से अलग किसी भी सब्जेक्ट में PhD कर सकते हैं। मतलब अगर किसी ने ग्रेजुएशन फिजिक्स में की है तो वो चाहे तो इकोनॉमिक्स या फिर पब्लिक पॉलिसी में भी रिसर्च कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के लिए बहुत यूजफुल हो सकती है। करंट डेटा के अनुसार 2019 से 2020 में इंडिया में लगभग 2 लाख स्टूडेंट PhD में एनरोल्ड थे, जो हायर एजुकेशन एनरोलमेंट का सिर्फ 0.5% है। इसका मतलब ये है कि डॉक्टरल रिसर्च अब भी बहुत नीच एंड सिलेक्टिव एरिया में है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा है। इस पॉलिसी का असर सिर्फ स्टूडेंट पर नहीं पड़ेगा, बल्कि एग्जिस्टिंग टीचर्स और फैकल्टी मेंबर्स पर भी पड़ने वाला है। सबसे पहले डायरेक्ट एंट्री से PhD एस्पिरेंट की संख्या बढ़ने की संभावनाएं हैं। इसका मतलब PhD सुपरवाइजर्स के पास गाइड करने के लिए ज़्यादा स्टूडेंट होंगे। UGC नॉर्म की अगर मैं बात करूं तो उसके हिसाब से एक सुपरवाइजर के पास एक फिक्स लिमिट होती है। इसका मतलब वो कितने PhD स्कॉलर गाइड कर सकते हैं, तो उनका वर्कलोड बैलेंस करना एक चैलेंज बन सकता है। दूसरा, अंडर ग्रेजुएट से सीधा PhD में आने वाले स्टूडेंट के पास रिसर्च मैच्योरिटी उतनी नहीं होगी जितनी एक मास्टर ग्रेजुएट के पास होती है। फैकल्टी को ऐसे स्टूडेंट को एक्स्ट्रा रिसर्च ट्रेनिंग, मेथोडोलॉजी अंडरस्टैंडिंग और एकेडमिक राइटिंग स्किल्स सिखाने में भी चैलेंज आने वाला है। UGC के नए रूल्स में प्रमोशन और करियर ग्रोथ के लिए PhD क्वालिफिकेशन को और भी नेसेसरी बना दिया गया है। इसका मतलब ये है, अगर किसी इंस्टीट्यूशन में रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है तो वहाँ के फैकल्टी मेंबर्स को प्रमोशन में डिले हो सकता है, जिससे उनके करियर प्रोग्रेशन पर भी असर पड़ेगा। कुछ एजुकेटर्स की चिंता तो ये भी है कि इस तरह एंट्री क्राइटेरिया को आसान बना देना और बीच के स्टेजेस जैसे मास्टर डिग्री या फिर PhD के दौरान रिसर्च पब्लिकेशन रिक्वायरमेंट को हटा देना एकेडमिक स्टैंडर्ड को डाइल्यूट कर सकता है, खासकर ऐसे सब्जेक्ट में जहां पर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर फाउंडेशनल स्पेशलाइजेशन ज़रूरी होती है। वहां ये रिस्क और भी ज़्यादा है। साथ ही 2025 के UGC रेगुलेशंस में फैकल्टी रिक्रूटमेंट एंड कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट्स भी शामिल हैं। ट्रैक बेस्ड हायरिंग बढ़ने से जॉब सिक्योरिटी और एकेडमिक ऑटोनॉमी पर भी असर पड़ सकता है, जिससे फैकल्टी मोरल गिर सकता है और टीचिंग लर्निंग क्वालिटी पर भी असर देखा जाएगा। एडमिशन प्रोसेस भी अब स्ट्रीमलाइन हो गया है। नेट स्कोर अब PhD एडमिशन में 70% वेटेज कैरी करेगा और बाकी 30% इंटरव्यू या वाइवा वॉइस से तय होगा। इससे स्टूडेंट को मल्टीपल एंट्रेंस टेस्ट से गुजरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और नेशनल वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन भी रहेगा। अगर हम कुछ पॉलिसी चेंजेस के बारे में बात करें तो पहले MPhil को रिमूव करना एक बड़ा स्टेप था। इससे डॉक्टरल एंट्री सिंपल हो गई, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ पर रिसर्च मेथोडोलॉजी ट्रेनिंग और इवैल्यूएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई थी। नेट को मैंडेटरी बनाकर नेशनल बेंचमार्क सेट किया गया है, लेकिन इससे कैंडिडेट और फैकल्टी दोनों पर रिसर्च प्रोडक्टिविटी का प्रेशर बढ़ने वाला। 2018 की अगर मैं बात करूं तो मैंडेटरी PhD फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का रूल भी एक टर्निंग पॉइंट था। इससे अर्ली करियर एकेडमिक्स को जल्दी PhD कंप्लीट
करनी पड़ी, कई बार टीचिंग एक्सपीरियंस गेन से पहले ही। रिसर्च आउटपुट को प्रमोशन से डायरेक्टली लिंक करने से पब्लिश और पैलिश कल्चर आया था, लेकिन इसके साथ इंस्ट्रक्शंस में रिसर्च फंडिंग और रिसोर्सेज भी उतने नहीं बढ़ पाए थे। इस नई पॉलिसी से कुछ बेनिफिट साफ हैं। ये इंडिया के डॉक्टरल एंट्री नॉर्म्स को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के करीब ला रही है, ब्राइट अंडर ग्रेजुएट्स को जल्दी रिसर्च में आने का मौका दे रही है और इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट को बूस्ट कर सकती है, लेकिन रिस्क भी उतने ही हैं। रिसर्च क्वालिटी अनइवन हो सकता है, और अगर यंग स्कॉलर के पास टेक्निकल डेप्थ कम हो और फैकल्टी सुपरवाइजर ओवरलोड से जूझ रहे हो तो चैलेंज और भी बढ़ सकता है। इसलिए सेफगार्ड ज़रूरी है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स वर्क, रिसर्च एथिक्स ट्रेनिंग एंड फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। साथ ही फैकल्टी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी। सुपरविजन कैप्स एडजस्ट करने पड़ सकते हैं, जिसके साथ क्वालिटी मेंटरिंग को इंसेंटिवाइज करना भी ज़रूरी होगा। सेफगार्ड भी ज़रूरी है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स वर्क, रिसर्च एथिक ट्रेनिंग एंड फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को स्ट्रेंथन अप करना पड़ेगा। साथ ही फैकल्टी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी, सुपरविजन कैप्स एडजस्ट करने पड़ेंगे और क्वालिटी मेंटरिंग को इंसेंटिवाइज करना भी ज़रूरी स्टेप होने वाला है। पॉलिसी एम्बिशियस भी है और डिस्ट्रप्टिव भी। इसका मकसद एडवांस रिसर्च को डेमोक्रेटाइज करना है और इंडिया की हायर एजुकेशन फ्रेमवर्क को मॉडर्नाइज करना है। लेकिन अगर रिसर्च इंफ्रा, फैकल्टी सपोर्ट और क्वालिटी एश्योरेंस मेजर पैरेलल में नहीं बढ़ाए गए तो ये पॉलिसी एकेडमिक इकोसिस्टम को ओवरबर्डन भी बना सकती है। बदलाव की सफलता एक बैलेंस पर डिपेंड करेगी। डॉक्टरल एजुकेशन तक पहुंच को बढ़ाना और साथ ही इंटेलेक्चुअल रिगर को बनाए रखना। अगर हम ये बैलेंस अचीव कर पाते हैं तो ये स्टेप इंडिया के रिसर्च लैंडस्केप को जेन्युइन ट्रांसफॉर्म कर सकता है और हमें ग्लोबल एकेडमिक फ्रंटियर पर आगे ले जा सकता है।